पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निकोटीन। बात करें तो तंबाकू में निकोटीन नामक एल्केलॉयड नामक रसायन पाया जाता है और यह पदार्थ शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रोटीन क्या है, आपको बताना है कि प्रोटीन इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पॉलीपेप्टाइड। बात करें तो प्रोटीन मुख्यतः पॉलीपेप्टाइड होता है और प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से मिलकर होता है और अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो यकृत में संचित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन ए। विटामिन ए जो कि यकृत कोशिकाओं में मुख्यतः विटामिन ए संचित होता है और कुछ मात्रा में विटामिन डी का संचय भी यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना है। आपको बताना है कि जो सामान्य मूत्र होता है उसमें ग्लूकोज का प्रतिशत कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी 0%। आपको बता दें कि नेफ्रॉन या वृक्क नलिका या मूत्र नलिका में रुधिर से छनकर आए जल व शेष पदार्थ के मिश्रण को मूत्र कहते हैं दोस्तों। और बता दें कि सामान्य मूत्र में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वह 0 से 0.015% के बीच पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। यानी मसूड़ों से ब्लड जो रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी विटामिन सी। बात करें विटामिन सी तो जिसका नाम है, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से रक्त स्राव की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और मसूड़ों से खून बहने लगता है तथा दांत हिलने लगते हैं। दूध में होते हैं, आपको बताना है कि दूध में क्या पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई यानी उपरोक्त सभी। बात करें दूध की तो दूध में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कैल्शियम हो गया, इसके साथ साथ लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं और दूध को पूर्ण खाद्य पदार्थ की संज्ञा भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। बताना है कि इनमें से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत, लीवर, जो कि पित्त का स्त्राव करता है तथा यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त पित्ताशय में एकत्र होता है और पित्त जो कि हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव है। अगर इसके पीएच मान की बात करें दोस्तों 7.35 से 7.45 होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। आपको बताना है कि जो नेत्र गोलक होता है वो किस सेट द्वारा चालित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6 मांसपेशियों के। नेत्र गोलक जो कि 6 मांसपेशियों के सेट द्वारा संचालित होता है। नेत्र गोलक नेत्रकोटक में स्थित होता है और यह सीलियों, क्रिस्टलीय लेंस, काचाभ पिंड और नेत्रोद से बना होता है। व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0.05 से 0.1 अश्वशक्ति। यह एक सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है। एक अश्वशक्ति के बराबर अगर बात करें तो 746 वाट के बराबर एक अश्वशक्ति होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मशरूम में बहुतायत में मिलता है यानी मशरूम में क्या पाया जाता है अधिक मात्रा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन। मशरूम की बात करें दोस्तों तो मशरूम में 91% जल और 3.7% प्रोटीन और 0.6% अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह एक कवक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। आपको बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा शाकाहारी प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दालों से। बता दें कि अधिकतम जो शाकाहारी प्रोटीन होता है वो दालों में पाए जाते हैं और प्रोटीन का मुख्य कार्य ऊतकों की मरम्मत करना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आइरिस का क्या काम होता है। आपको बताना है जो आइरिस होता है उसका कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। बता दें कि आंख में कार्निया के ठीक पीछे एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं और आइरिस का जो कार्य होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी फीमर। फीमर जो कि मानव नेत्र का भाग नहीं है। फीमर की बात करें तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और यह मानव जांघ की हड्डी है, जबकि आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, रेटिना हो गया, यह मानव नेत्र के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? आपको बताना है कि कौन सा मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी यकृत यानी लीवर में। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो यकृत में होता है और यकृत से पित्त स्रावित होता है। पित्त में कोलेस्ट्रॉल, लिथाइन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि कौन सी किरण है जो आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी पराबैंगनी किरण, गामा किरण और अरक किरण, ये तीनों किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? आपको बताना है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनमें से किसकी एक छोटी सी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मिनरल्स, खनिज की। शरीर में लगभग 20 खनिज लवणों के तत्व पाए जाते हैं और उनकी अल्प मात्रा मानव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? आपको बताना है कि जो मनुष्य के नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक जो होता है वो किसे हटाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी लेंस को। आपको बता दें कि मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में चिकित्सक संक्रमित लेंस को हटाकर चश्मा लगा देता है और इस रोग में लेंस की पारदर्शक क्षमता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्थेल्मिक संबंधित है। आपको बताना है कि जो ऑप्थेल्मिक है वो इनमें से किस से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आंख से। ऑप्थेल्मिक जो कि आंख और दृष्टि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है? आपको बताना है कि जो बेरियम मिल होता है वो इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? आपको बताना है कि जो नेत्रदान जब होता है तो उसमें आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित यानी दान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कॉर्निया। नेत्रदान में दाता की आंख का कॉर्निया प्रत्यारोपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाइजीन विज्ञान क्या है? आपको बताना है जो हाइजीन विज्ञान है वो इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्वच्छता का। हाइजीन यानी स्वच्छता का विज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना है कि जो शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज। शरीर की अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें दोस्तों तो हो जाता है यकृत यानी लीवर और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज है और ये दोनों अंग पाचन तंत्र के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है? आपको बताना है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज। लाइपेज आमाशय तथा अग्न्याशय दोनों से स्त्रावित होता है, लेकिन यह मुख्यतः अग्न्याशय से स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ग्रसिका एक नली है जो कि कहलाती है? आपको बताना है कि ग्रसिका एक नली है जो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आहार नली। ग्रसिका या ग्रॉस नली आहार नाल का एक भाग होती है और यह आहार नाल का अगला हिस्सा होती है जो मुख ग्रासन गुहिका के ठीक नीचे वाला भाग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं, इन चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत क्या कहलाता है? आपको बताना है कि जो प्रौढ़ होते हैं उनमें 4 प्रकार के दांतों में चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रदनक। आपको बता दें नुकीला एवं मूल वाला दांत रदनक कहलाता है और मानव में 8 कृंतक दांत, 4 रदनक दांत और 8 अग्रचवक तथा 12 चवर्णक दांत होते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी चार्ल्स के नियम का। आपको बता दें कि गैसों की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का फलन है, क्योंकि ताप परिवर्तन से गैसों की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होने लगता है, और यदि ताप घटता है तो गैसों का आयतन भी घटने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है। आपको बताना है जो एक कृष्णिका होती है वो इनमें से किसको उत्सर्जित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सभी तरंगदैर्ध्य का विकिरण। आपको बता दें किसी ऊष्मा स्रोत की उत्सर्जन क्षमता किसी ताप पर उसके प्रति एकांक तल से प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा से मापी जाती है, और प्रायः यह पाया जाता है कि चमकदार व श्वेत तल से ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा सामान्य तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है, क्यों। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है। आपको बता दें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा पानी की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठंडे देशों में सर्दियों में कारों के रेडिएटर्स में पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, इसका परिणाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जमाव बिंदु को नीचा करना। आपको बता दें कि एथिलीन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीज पदार्थ है, और इसे ठंडे देशों में सर्दियों में कारों के रेडिएटर्स में पानी के साथ मिलाया जाता है, और ये हिमांक को कम करने के साथ जल के क्वथनांक में वृद्धि में भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है, तो पात्र में दबाव क्या होगा। इसका बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पहले बढ़ता है तब स्थिर हो जाता है। यानी एक बंद पात्र को आरंभ में खाली करके उसमें एक समान दर पर वाष्प भरने पर पात्र में दबाव पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, तो किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना है कि इनमें से किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत कर। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन जो कि एक स्थिर ताप पर होता है और इस क्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जैसे बर्फ का पिघलना। इस क्रिया में बर्फ द्वारा अपने गलनांक पर ऊष्मा बाह्य वातावरण से अवशोषित की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। आपको बताना है इनमें से प्रकाश के लिए कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है। आपको बता दें प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह निर्वात में भी गुजर सकता है, और निर्वात में प्रकाश की जो अधिकतम चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताएं जो प्रकाशीय गेज होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी परावर्तन पर यानी रिफ्लेक्शन पर। प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी नॉर्मल से दूर मुड़ती है। आपको बता दें जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से एक तरफ झुक जाती है और इसी को अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है। राइट आंसर की बात क्या हो जाएगा, इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इसका कारण परावर्तन है। आपको बता दें कि सूखे बालू पर पड़ने वाली किरणें परावर्तित होती हैं जिससे यह चमकीला दिखाई देता है, जबकि गीला बालू प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, अतः यह धूतिहीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। आपको बता दें कि जल के अंदर की मछली अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसलिए मछुआरे को मछली मारने की कोशिश में ध्यान मछली के नीचे लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है। आपको बताना है कि किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम क्यों दिखती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपवर्तन, रिफ्लेक्शन के कारण। आपको बता दें कि किसी समांग माध्यम में प्रकाश किरणें एक सीध में संचारित होती हैं, लेकिन जब प्रकाश विभिन्न घनत्व वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अपने एक रेखीय पथ से विचलित हो जाता है, और प्रकाश का इस प्रकार का माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय उसकी सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन से गुणधर्म के कारण पानी में से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपवर्तन। आपको बता दें पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, और वस्तुतः अपवर्तन वह घटना है जिसके कारण प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी किरणें मुड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों। आपको बताना है तड़ित यानी जो बिजली चमकती है उसकी चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में क्यों आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसीलिए तड़ित की चमक पहले तथा गर्जन बाद में सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक उन्नतोदर दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब होगा हमेशा। 4 ऑप्शन है, बताना है कि एक उन्नतोदर दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा। जो कि एक उन्नतोदर दर्पण यानी उत्तल दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। आपको बताना है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 0 डिग्री। आपको बता दें एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण 0 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आयाम में। आपको बता दें कि किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है और तरंग का आयाम बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरे रात में क्यों चमकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है जो हीरा होता है वो रात में क्यों चमकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीरे रात में इसलिए चमकते हैं क्योंकि उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कंपनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि किसी कंपनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयाम। आपको बता दें कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। घूर्णनी मशीनों में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं। 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि घूर्णनी मशीनों में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कंपन। आपको बता दें कि घूर्णनी मशीनों में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान कंपन उत्पन्न करते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सामान्यतया कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो कुंजी होती है उसका प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी घूर्णन, रोटेशन। कुंजी का जो प्रयोग होता है वो दो पुर्जों के बीच घूर्णन गति को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि कुंजी का प्रयोग किसी मशीन को एक स्थान पर बंद करने के लिए किया जाता है जो कि घूर्णन गति को रोकने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन आदि के किसी भी अवयव की श्रांति आयु को सुधारा जा सकता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मशीन आदि के किसी भी अवयव को श्रांति आयु को सुधारा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी शॉर्ट पनिंग करके, यानी श्रांति आयु को शॉर्ट पनिंग करके सुधारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सूक्ष्मदर्शी किसके अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको बताना जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो किसके अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी छोटी वस्तुओं। सूक्ष्मदर्शी का जो प्रयोग होता है छोटी वस्तुओं के अध्ययन के लिए किया जाता है और सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है जो सूक्ष्मदर्शी है उसका आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जेड जॉनसन ने। सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है और इसका आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बाइनोकुलर या दूरबीन। बता दें कि जो बाइनोकुलर दूरबीन की सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है और इस उपकरण में प्रकाश एक समकोणीय प्रिज्म के द्वारा 2 बार परावर्तित होती है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पारा का अयस्क क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि पारा जो है उसका अयस्क इनमें से क्या है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैलोमाइड। बात करें पारा की तो कैलोमल पारा का जो कि एक अयस्क है और यह मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। पारे का निष्कर्षण वास्तव में सीनेबार नामक अयस्क से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलेय होता है? बताना है जो एल्यूमिनियम होता है वो कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलेय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। बता दें कि जो एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के कारण विलेय होता है और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है। आपको बताना है कि जो तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोना। बता दें कि सोना जो कि धातु वर्धनीय तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अत्यधिक आघातवर्ध्य धातु कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताना है इनमें से कौन सा अत्यधिक आघातवर्ध धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सोना। सोना जो कि यानी गोल्ड। सोना जो कि सर्वाधिक आघातवर्ध और साथ ही सर्वाधिक सूतन्य धातु है। आघातवर्ध्यता और सूतन्यता में चांदी का जो स्थान है वो दूसरा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तांबा, कॉपर। आपको बता दें तांबे का बहुत ही महीन तार आसानी से बनाया जा सकता है और यह तांबे के सुघट्य गुण के कारण संभव होता है। अगर तन्यता के अनुसार प्रमुख धातु अगर बात करें दोस्तों तो हो जाता है सोना, चांदी, प्लेटिनम, लोहा, निकेल, तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक, टीन और लेड। अमलगम में रहता है। आपको बताना है कि जो अमलगम में रहता है उनमें क्या रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी Hg यानी पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर धातुई घोल बनाता है जिसे अमलगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है? आपको बताना है कि कौन सा वह प्रक्रिया है जिसमें वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है और इसमें वेल्डिंग रॉड की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया से की जाने वाली वेल्डिंग में मुक्त होने वाला ताप जोड़ी जा रही धातु को गला देता है ताकि उसे प्रविभाज्य रूप से जोड़ा जा सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसेमर
प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है? आपको बताना है जो बेसेमर होता है, प्रक्रिया होता है, उसका उपयोग इनमें से किस में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इस्पात स्टील में। बेसेमर प्रक्रिया के आविष्कार की बात करें तो 1850 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने किया था और इस प्रक्रिया द्वारा बृहत मात्रा में ढलवा लोहे से इस्पात बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। थर्मिट वेल्डिंग है एक प्रकार का, आपको बताना है जो थर्मिट वेल्डिंग है वो एक प्रकार का क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्यूजन वेल्डिंग। थर्मिक वेल्डिंग जो कि फ्यूजन प्रकार की वेल्डिंग है और इसमें जोड़ी जाने वाली धातु के चतुर्दिक प्रतितापित थर्मिट स्टील के द्रव द्वारा वेल्डिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे स्ट्रैटेजिक धातु कहते हैं? आपको बताना है कि इनमें से किसे स्ट्रैटेजिक धातु कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टाइटेनियम। बता दें टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, जर्कोनियम आदि जैसी धातुओं का उपयोग रक्षा सामग्रियों के निर्माण में किया जाता है क्योंकि ये धातुएं हल्की होती हैं और टूट फूट का सामना करती हैं और वायु में लंबे समय तक पड़े रहने पर भी इनका संरक्षण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा तत्व जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सल्फर। बता दें प्रकृति में सल्फर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में सल्फर ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है और ऐसे क्षेत्रों में इटली एवं जापान प्रमुख है और शेष पदार्थ बहुत क्रियाशील है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यानी ये आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 80% से अधिक वेल्डिंग क्षमता होती है। आपको बताना है इनमें से 80% से अधिक वेल्डिंग क्षमता किस में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। आपको बता दें कि प्रतिशत तक दी गई किसी भी वेल्डिंग की क्षमता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित की मिश्र धातु है। आपको बताना जो स्टेनलेस स्टील होती है वो किसकी मिश्र धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लोहा और क्रोमियम की। स्टेनलेस स्टील जो कि लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है और स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती है और शल्य क्रिया औजार स्टेनलेस स्टील से ही बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। आपको बताना है जो कांच है वो इनमें से किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बालू और सिलिकेट। कांच जो कि बालू और कैल्शियम सिलिकेटों का मिश्रण होता है। कांच जो कि विभिन्न क्षारीय धातु के सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय मिश्रण भी होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप है। बताना है कि लोहे का जो शुद्धतम रूप इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पिटवा लोहा। लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है वो पिटवा लोहा है और पिटवा लोहा में कार्बन की जो मात्रा होती है दोस्तों 0.12 से 0.24% तक और ढलवा लोहा में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। अगर बात करें दोस्तों इसके उपयोग की पिटवा लोहा की तो विद्युत चुंबक, तार, जंजीर, जालियां आदि बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है? बताना है कि इनमें से कौन से खनिज अयस्क है जिसमें लोहा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हेमेटाइट। लोहे का जो निष्कर्षण है वो हेमेटाइट से करते हैं और यद्यपि पाइराइट भी लोहे का अयस्क है किंतु इसमें लोहे की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। बताना है जो अधिकांश लोहा होता है वो इनमें से किस में प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हेमेटाइट। बता दें लोहे का जो निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट से करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेमेटाइट अयस्क है। बताना है कि जो हेमेटाइट है वो इनमें से किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी Fe का। बता दें कि हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क है और इसका सूत्र जो होता है Fe2O3 और यह भारत में अधिक मात्रा में पाया जाता है परंतु इससे अच्छा अयस्क मैग्नेटाइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है जो चुंबकीय पृथक्करण विधि है वो किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मैग्नेटाइट। चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग मैग्नेटाइट अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से बेमेल कौन है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सबसे अलग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इस्पात, स्टील। जबकि बात करें दोस्तों लोहा,
तांबा और एल्यूमिनियम ये धातुएं हैं, जबकि इस्पात जो कि एक मिश्र धातु है जिसमें अधिकतर लोहा उपस्थित होता है, जबकि कार्बन की उपस्थिति 0.2 से 2.1% के मध्य होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पॉलीमर है, आपको बताना है इनमें से पॉलीमर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्टार्च। बात करें स्टार्च की तो एक पॉलीमर होता है जो मोनोसैकेराइड के कई अणुओं से जुड़ने से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था, आपको बताना है इनमें से मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नायलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा नायलॉन था और इसका निर्माण सर्वप्रथम वालेस कैरोथर्स द्वारा वर्ष 1939 में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर इससे वर्ष 1939 में महिलाओं के लिए जुराबें बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम बार पूछता है। आपको बताना है कि जो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डायमंड हीरा, जो कि सबसे कठोरतम पदार्थ है और इसकी कठोरता मोह पर सबसे अधिक 10 होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है, आपको बताना है कि जो हीरा का रासायनिक गुण होता है वो इनमें से किसमें प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी रंगहीन। यानी जो शुद्ध हीरा होता है वो रंगहीन पारदर्शक घनाकार क्रिस्टल होता है। जब हीरे को विशेष कोड़ों से काट दिया जाता है जिससे इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके तो यह चमकने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है जो सिलिकॉन कार्बाइड है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम भी कहा जाता है और इसे कृत्रिम हीरा भी कहते हैं क्योंकि यह भी पर्याप्त कठोर होता है और बहुमूल्य कठोर वस्तुओं को काटने में काम आता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम लगातार आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।